अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे तो आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। नई रिसर्च हमें ये बार बार बता रही है कि आपको नींद की साइंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि नींद की साइंस हमें बताती है कि हमारे दिमाग में क्या क्या कुछ हो रहा होता है। और आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग में याददाश्तें कैसे बनती हैं जब हम सो रहे होते हैं। इन याददाश्तों का बनना बहुत अहम है, क्योंकि इनके ज़रिए हम अपने नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर नींद का साइकिल दिखा रहा हूँ। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए, ये वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए, ये वीडियो टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा, बड़े सिंपल वर्ड्स में, हमारा दिमाग काम करता है। हमारी नींद के साइकिल होते हैं। जब हम जाग रहे होते हैं तो हम नींद की तरफ जा रहे होते हैं और हम नींद की स्टेजेस में आहिस्ता आहिस्ता ग़ुरूब होते जाते हैं। नींद की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को, जो हल्की नींद होती है, उसे स्टेज 1 और स्टेज 2 से ज़्यादातर पुकारा जाता है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 वो नींद है जो कि लाइट स्लीप कहा जाता है। और स्टेज 3 और स्टेज 4 डीप स्लीप होती है, जहां बहुत ज़्यादा गहरी नींद में आप जाते हैं। और इतनी गहरी नींद होती है कि अगर आप इस नींद से उठ जाएं तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी बॉडी में कितने पावरफुल केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं कि आप बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं जब आप डीप स्लीप से उठते हैं। और उसके बाद आखिरी स्टेज होती है रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हम ख्वाब देखते हैं। तो ये हमारे पास टोटल नींद का एक साइकिल है। यानी हम पहले 4 स्टेजेस, जिन्हें नॉन रेम स्लीप कहते हैं, यानी उसमें रैपिड आई मूवमेंट नहीं होती, हमें ख्वाब नहीं आते। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, यानी लाइट स्लीप और डीप स्लीप, और उसके बाद रेम। ये वो साइकिल है जो कि आपने 4 मरतबा, कम से कम 5 मरतबा बहुत बेहतर है, या 6 मरतबा आपने रात को अचीव करना है। और अगर आप 5 से 6 मरतबा इस साइकिल को अचीव करेंगे तो आप तकरीबन 8 घंटे की नींद लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है आपके लिए। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। मैं उन वेव्स पर बहुत मरतबा बात कर चुका हूँ, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम बीटा वेव्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ज़्यादातर। जब हम रिलैक्सेशन की तरफ आते हैं तो हम अल्फ़ा वेव्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जो जो हम नींद की तरफ आएंगे, हमारी वेव्स की वेव लेंथ बढ़ती जाएगी। हम ज़्यादा बड़ी वेव लेंथ की वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हम नींद की तरफ आते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ ख़ास किस्म की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि पहले हमने कभी डिस्कस नहीं की। हम ये जानते हैं कि हमारे दिमाग में अल्फ़ा ब्रेन वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स होती हैं, थीटा होती हैं, गैमा वेव्स होती हैं, डेल्टा वेव्स होती हैं। लेकिन इन वेव्स के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेमोरी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक वेव फॉर्म दिखा रहा हूँ। इसमें आप एक रिपल देख रहे हैं, जिसे हम के कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। ये ख़ास किस्म की वेव है जो कि हम डिस्कस करेंगे, मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से एक स्लीप स्पिंडल है, जिसके ऊपर धागा बांधा जाता है। रील देखिए ना आपने, जिस तरह धागा बांधा जाता है, तो ये एक स्लीप स्पिंडल है। ये भी एक वेव है जो कि हमारे दिमाग के ख़ास हिस्सा बनाता है, प्रोड्यूस करता है, और ये भी मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर 3 वेव्स बता रहा हूँ जो कि मेमोरीज लेकर आती हैं। तो जब हम नींद में जाते हैं तो हमारे दिमाग में 3 किस्म की ऑसिलेशंस जब इकट्ठी होती हैं, कंसाइड करती हैं, तो हमारी मेमोरीज बनना शुरू हो जाती है। ठक 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 हमारी मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में, हमारी जो दिन की मेमोरीज हैं वो शिफ्ट होना चाहती हैं। तो पहली वेव है, स्लो वेव होती है, इसे कहते हैं स्लो ऑसिलेशन कहते हैं, जो कि हमारा बाहर का हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हिस्सा नियो कॉर्टेक्स, ये बनाता है, और ये डिसीजन मेकिंग सेंटर से बनती है। तो ये बहुत स्लो वेव होती है। जबकि दूसरी जो वेव होती है, जिसे स्पिंडल मैंने आपको दिखाया, ये थैलेमस बनाता है। एक और हमारे दिमाग का हिस्सा है जो कि आपको इस तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है, थैलेमस। तो इसे रिपल स्पिंडल कहा जाता है। स्पिंडल थैलेमस से आते हैं, और फिर रिपल आते हैं हिप्पोकैम्पस से। हिप्पोकैम्पस वो इलाका है जो दरियाई घोड़े की शक्ल का होता है, और ये वेव, ये दिन में जितनी भी मेमोरीज होती हैं उनको इकट्ठा करता है और रात को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसोलिडेट करता है। तो ये
दरियाई घोड़ा नुमा जो हिस्सा होता है दिमाग का बहुत ज़्यादा अहम होता है, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाता है और साथ ये रिपल के कॉम्प्लेक्स वेव्स भी जनरेट करता है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ एक आदमी जाग रहा है और आप उसकी वेव एक्टिविटी दिमाग की देख रहे हैं। अब उसके बाद उसकी वेव एक्टिविटी थोड़ी सी काम डाउन होगी क्योंकि वो सोने की तरफ जा रहा है, तो वो स्टेज 1 की तरफ जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो ख्वाब नहीं देखेगा, इसलिए इसे हम नॉन रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। और अब उसकी जो वेव्स हैं वो अल्फा फॉर्म में चली गई। तो पहले ऊपर बीटा फॉर्म और प्लस कुछ और कम्बिनेशन थे, अब अल्फा में चला गया। जैसे उसकी नींद थोड़ी सी गहरी हुई तो अब वो थीटा स्टेट की तरफ आ रहा है, और जब वो थीटा स्टेट में दाखिल हुआ तो आपने देखा कि अब स्पिंडल आना शुरू होगी। स्पिंडल वेव आप देख सकते हैं इसी तरीके से कि रिपल्स भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो जब वो हल्की नींद से गहरी नींद की तरफ जा रहा है तो आपको स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स जो वेव फॉर्म्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जब वो डीप स्लीप में चला गया, अभी भी वो नॉन रेम स्लीप पे है, उसको ख्वाब नहीं आ रहे, स्टेज 3 और स्टेज 4 की बात कर रहा हूँ, तो वो डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब वो डीप स्लीप में चला गया, डीप स्लीप में भी मेमोरीज बनती हैं, और फिर उसके बाद डीप स्लीप से वो रेम स्लीप में आएगा जहाँ पर ख्वाब बनते हैं, उसे ख्वाब नज़र आएंगे और वो उसकी आंखों की पुतलियाँ मूव करना शुरू कर देंगी। तो हमारे पास जितनी भी मेमोरीज होती हैं दिन में, वो सारी की सारी मैंने आपको बताया हिप्पोकैम्पस के पास मौजूद होती हैं, जो कि दरियाई घोड़े की शक्ल का एक हिस्सा होता है। लेकिन जब ये तीनों वेव प्रोड्यूस होती हैं, यानी नियोकॉर्टेक्स स्लो वेव प्रोड्यूस करता है, फिर स्पिंडल आती है और फिर रिपल आते हैं, तो हमारी दिन वाली मेमोरीज फौरन हमारे बाहर वाले हिस्सा, ये जो आउटर कॉर्टेक्स है, इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखी जाना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्लेस कर दी जाती हैं हमारी। इसे हम कहते हैं कि अब हमारी ये मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई। मैं आपको यहाँ पर रेम स्लीप को उसके स्कैन दिखाने की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो आप देखें कि जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है। आप ब्लड को देख सकते हैं, ब्लड की जो एक्टिविटी होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, पल्स ज़्यादा होती है। लेकिन जो हम डीप स्लीप की तरफ जाते हैं तो हमारी एक्टिविटी ऐसा ऐसा कम होती जाती है, हमारी ब्रीदिंग का रेट स्लो होना शुरू हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर नींद में कम होना शुरू हो जाता है। ये तो मैंने अपने भी मेजर किए हुए हैं। और उसके साथ साथ एक्टिविटी बहुत कम होना शुरू हो जाती है। तो जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हमारी बॉडी, इवन हमारा डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम डीप स्लीप से रेम की तरफ आते हैं तो आप यहाँ पर स्कैन्स भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे दिमाग में दोबारा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम ख्वाब देख रहे हैं, हम इमोशन आ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो रेम स्लीप में आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हिप्पोकैम्पस रात को वो सारी मेमोरीज दोबारा रिहर्स करता है जो कि आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर जानी है। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, एक साइंसदान, उन्होंने चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे और चूहों को भगाया जा रहा था। उन इलेक्ट्रोड से जो न्यूरो एक्टिविटी पैदा हो रही थी उसे सुना जा रहा था, वॉइस यानी साउंड की शक्ल में सुना जा रहा था। तो जब कोई चूहा भागता था तो साउंड आना शुरू हो जाती थी। उसके न्यूरो पैटर्न में, न्यूरो जो कनेक्शंस है जिन्हें साइनॉप्सिस कहते हैं, उसके बीच में जो केमिकल चेंज होते थे वो आवाज़ की शक्ल में उनको सुनाई देते थे। अगर एक्टिविटी ज़्यादा होती थी तो आवाज़ ज़्यादा आती थी, अगर एक्टिविटी कम होती थी तो आवाज़ कम आती थी। दिन भर उन्होंने चूहों को खूब रनिंग करवाई, थकाया और उन्हें एक मेज़ से गुजारा। वो मेज़ सामने था भूल भुलैयों से, और वो चूहे उनमें रास्ता ढूंढते फिर रहे थे, भाग रहे थे और आवाज़ आ रही थी। लेकिन जब ये सारा डेटा इकट्ठा करके ये साइंसदान उस डेटा को रात को एनालाइज कर रहे थे तो अचानक दोबारा बहुत तेजी से वही आवाज़ आना शुरू हो गई। सारा का सारा ग्रुप हैरान रह गया क्योंकि चूहे तो सोए हुए थे, फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तो अब पहली मर्तबा हमें पता चला कि रात को जब वो चूहे सोए हुए थे तो वो पूरा का पूरा जो दिन में उन्होंने चीज़ें सीखी थी वो दोबारा रिहर्सल कर रहे थे उसे दोबारा चला रहे थे और उसे एक्सेलरेटेड स्पीड पे चला रहे थे, जैसे फास्ट फॉरवर्ड मूवी चलती है बिल्कुल वैसे चला रहे थे, क्योंकि वो उन्हें बार बार चलाकर अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरीज में लेकर जा रहे थे। तो उन पूरी सिमुलेशंस को दोबारा
उन पूरे पैटर्न्स को जो न्यूरॉन्स में भी बने थे उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए ले जाने के लिए दोबारा रिहर्स किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को आगे फिर बढ़ाया गया, बहुत से और एक्सपेरिमेंट किए गए जहाँ पे पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी के ज़रिए देखा गया कि लोग जो काम किसी वर्चुअल वीडियो गेम में कर रहे हैं, वो कुछ रस्तों में भाग रहे हैं, रात को उन्होंने उसी को रिपीट करना शुरू कर दिया। रात को हम जो दिन में करते हैं उसमें से सिलेक्टेड चीज़ों की रिवीजन होती है और वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। इसलिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को रिवीजन करवाना चाहते हैं बार बार हाथ हिलाए बगैर, तो आप उन्हें ज़्यादा सोने दें, 8 घंटे सोने दें। रात को उनके वो सारे काम जो वो दिन में स्कूल में करके आते हैं, कॉलेज में करते हैं, रात को उसकी रिवीजन हो रही होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं वो आपको ख्वाब में आए, ख्वाब में आना कंडीशन नहीं है, लेकिन उनकी रिवीजन हो रही होती है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और साइंटिस्ट की तरफ जो कि नाम रखते हैं डेविड मार। 1970 में कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंटिस्ट हैं ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के, और उन्होंने ये बताया कि हमारे न्यूरो कनेक्शन रात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेते हैं, ताकत लेते हैं, और जो हिपोकैम्पस में दिन में मेमोरीज होती हैं वो रात को हमारे नियोकॉर्टेक्स में इस जगह पर ऊपर वाली सतह पर सेव कर दी जाती हैं। तो जब ये चीज़ें सेव हो रही होती हैं उस वक्त इन 3 वेव फॉर्म्स का बनना बड़ा ज़रूरी है, यानी स्लो वेव फॉर्म का जो कि नियोकॉर्टेक्स से आ रही है, रिपल्स का और स्पिंडल का। रात को जितनी ज़्यादा आपको ये वेव फॉर्म्स मिलेंगी और ये सिंक्रोनाइज होंगी, उतनी तेज़ी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनना शुरू हो जाएंगी। अब इन वेव फॉर्म को कैसे ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी इंसान ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि हम अगर किसी तरीके से स्कल में एसी करंट दे दें इंसान के वेव फॉर्म में ना, तो हम अगर एसी करंट इसके स्कल के थ्रू बढ़ाएं तो क्या इसकी लर्निंग और रिमेंबरिंग अच्छी हो सकती है। इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया और बड़ा लो फ्रीक्वेंसी करंट ब्रेन में से या स्कल में से गुजारा गया, बहुत ही माइनर किस्म का, ताकि नंबर ऑफ स्पिंडल्स जो हैं उनको डीप स्लीप में ज़्यादा किया जा सके। इसके रिजल्ट तो बेहतर आए, मेमोरी अच्छी हुई और साथ साथ लर्निंग भी अच्छी हुई, लेकिन एक मसला भी आया, और वो मसला ये कि ये एसी करंट जब फ्लो करता था तो इससे अनप्रेडिक्टेबल किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैदा होती थी। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैदा होती थी जिनके बारे में हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, और उन्हें साइंसदान समझ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल करंट को रिप्लेस कर दिया साउंड वेव से, क्योंकि साउंड वेव्स भी हम कान के ज़रिए अपने ब्रेन तक लेकर जा सकते हैं और वो भी हमारे ब्रेन को ऐसे सिमुलेट कर सकते हैं। तो साउंड वेव्स के ज़रिए भी इन वेव फॉर्म्स को बूस्ट किया गया, और साउंड वेव्स के ज़रिए जब एक्सपेरिमेंट किए गए, मैं आपको रिसर्च पेपर्स भी दिखा रहा हूँ, तो मेमोरी और फॉर्मेशन और लर्निंग आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट होना शुरू हो गई। उन लोगों को जो मेमोरी इम्पेयरमेंट के यानी याददाश्त की बीमारियों के या याददाश्त के ख़राब होने का शिकार थे, 9 में से 5 लोगों ने कहा कि हमारी याददाश्त बेहतर हुई है। मैं आपको एक और डॉक्टर साहब की तरफ लेके चलता हूँ, डॉक्टर इज़ैक फ्रेड, जो कि यूक्ला में काम करते हैं, और इन्होंने कुछ चिप्स लगा दी इंसान के दिमाग में, और फिर उन मरीज़ों में जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनके दिमाग में चिप लगा दी और उनसे स्लो ऑसिलेशंस देना शुरू कर दी। तो दिन में तो वो इलेक्ट्रोड्स उनकी सारी दिमाग की जो एक्टिविटी उसको स्टडी करते थे। रात को जब वो सो जाते थे लोग, तो यही इलेक्ट्रोड एक्चुअली जो रिसीवर थे अब ट्रांसमीटर बन जाते थे, अब स्लो वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते थे। उन्होंने देखा कि जिन लोगों में ये चिप लगाई और उसमें के ज़रिए उन्होंने स्लो वेव्स दिमाग के अंदर सिमुलेट की, उनकी मेमोरी अच्छा होना शुरू हो गया, मेमोरीज बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गई, और वो देखी हुई चीज़ों को बड़ी जल्दी रिकॉल कर लेते थे और रिप्रोड्यूस कर देते थे। तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ वाज़े हो गई कि नींद में ये जो वेव फॉर्म्स बनती हैं 3, इनसे हमारी मेमोरी का बहुत ज़्यादा ख़ास ताल्लुक़ है। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती जाती है, ये वेव फॉर्म्स आहिस्ता आहिस्ता इनके एम्पलीट्यूड कम होते जाते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करती, तो इस वजह से हमारी मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है। मैं आपको आखिर में यहाँ पर एक छोटा सा पेज दिखा रहा हूँ, और इस पेज में ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि किस तरीके से आप स्लीप में जाते हैं। तो आपकी डीप स्लीप शुरू में, रात के शुरू के हिस्से में बहुत ज़्यादा होती है, वो जो साइकिल होता है उसमें डीप स्लीप आप देखें तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप रात के एंड पे पहुँचेंगे तो आपकी डीप स्लीप का
जो दौरानिया होगा वो कम से कम होता जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपकी रैम स्लीप शुरू में बहुत कम होती है, उसका दौरानिया बहुत कम होता है जब, लेकिन सुबह के वक्त रैम स्लीप काफ़ी बढ़ जाती है, तो आपको ख्वाब अमूमन सुबह के वक्त आते हैं। और बीच में जब आप ये काम देख रहे होते हैं उसी वक्त आपकी मेमोरीज भी बन रही होती हैं, इसलिए डीप स्लीप का ज़्यादा दौरानिया होना हमारी मेमोरीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें बच्चों की नींद पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अपनी नींद पर भी नहीं। अगर आप बहुत बड़े हैं यानी 30 साल से ऊपर हैं तो आप 7 घंटे से कम कभी ना सोएं, कभी ना सोएं। 7.5-8 घंटे तो मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रात को 7.5 घंटे या 8 घंटे सोऊं और दिन में नैप ज़रूर लूँ। लेकिन अगर बच्चा है 30 साल से छोटा तो उसको 8 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। और अगर वो बहुत टॉडलर है तो वो पूरे, आप थोड़ा सा रिसर्च कर ले तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। बहुत अहम चीज़ है, इसलिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है। लोगों को बोरिंग लगेगी, लेकिन नींद हमारी सुपर पावर है और नींद के बारे में जितनी रिसर्च आ रही है उस पर जितना ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि नींद के बगैर आप अपनी परफॉर्मेंस के बहुत कम लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, हालांकि आप शायद 60-70% ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे अपनी टोटल कैपेसिटी के। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये 60-70 का वर्ड मेरा अपना था, किसी साइंटिफिक एविडेंस से इस बात का साबित होना अभी सामने नहीं आया। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।